तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी केमिस्ट्री में चैप्टर 14। दिस इज़ केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कल हमने चैप्टर 13 जो है वो एंड किया है, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ या जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसमें हमने एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14। सीक्वेंस से चल रहे हम, चैप्टर 13 के बाद 14 आया और ये हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर 13 की तरह। जैसे 13 इनऑर्गेनिक का था तो ये भी इनऑर्गेनिक का। 2 चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास, एक 13 है और एक 14 है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारे पास 14 है ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम कहते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की जाए तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो ग्रुप मतलब ब्लॉक टी और ब्लॉक एफ के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। यह मैंने चैप्टर 13 में भी आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि डी और एफ ब्लॉक क्या होते हैं। उसमें से जो हमारे पास जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तो उनको तो हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो डी ब्लॉक होते हैं उनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है दिस इज केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में है। सिंपली अगर हम कहें तो ये भी लिख सकते थे इस चैप्टर का नाम कि केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो पुरानी बुक के अंदर चैप्टर 5 हमारा होता था, उसका यही नाम होता था डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और उन्होंने नाम को चेंज कर दिया है, वही के आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कर दिया है। तो बात वही है, दोनों चीज़ें सेम है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं आपको पता है, ग्रुप 1B से लेकर ग्रुप 8B तक के एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 1B टू 8B आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो 1B से 8B ग्रुप तक के एलिमेंट्स को हम लोग आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे 1A से 8A तक को हम लोग कहते थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, कि जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इनमें से किसी भी एलिमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाएगी तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो डी सबशेल में एंटर करेगा। मतलब इनकी कन्फिग्रेशन जो एंड होगी जाकर ख़त्म जो होगी वो डी पर जाकर ख़त्म हो गया, वो D1 D2 D3 किसी में भी हो गया बट ख़त्म डी पर जाकर होगी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन एस पे ख़त्म होती थी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन पी पर ख़त्म होती थी, तो उसकी डी पर जाकर ख़त्म होगी, ठीक है। और इस तरह से किसी की D1 किसी की D2 डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ग्रुप 1B से लेकर 8B तक के एलिमेंट्स जो हमारे पास वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सामने आपके जो पूरा ड्रॉ किया हुआ बोर्ड पर, तो आधा बोर्ड समझ लें आप यही है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कैंडियम से शुरू होकर ये सारे एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं। इसमें देखो ग्रुप 1B से लेकर 8B तक सारे ग्रुप हैं। तो यहाँ पर ये 1B है, फिर ये 2B है, फिर ये 3B 4B 5B 6B 7B और ये 8B होता है। तो ये पूरे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। बस ये कि 1B से स्टार्ट नहीं होता, ये 3B से स्टार्ट करेंगे। 3B 4B 5B 6B 7B। उसके बाद 8B में ये थोड़ा सा मसला होता है कि 8B में हमारे पास ये 3 कॉलम्स आते हैं। तो 3 वर्टिकल कॉलम्स, ये तीनों आयरन कोबाल्ट निकल, ये सारे हमारे पास जो है वो ग्रुप 8B के एलिमेंट्स कहलाते हैं। 8B के बाद फिर फाइनली हमारे पास 1B और 2B आते हैं, एंड में आते हैं इसमें। मतलब जैसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है ना 1 से स्टार्ट होता है, तो ये 3 से स्टार्ट होकर 8 तक जाते हैं, फिर एंड में 1B और 2B आता है। तो इस तरह से हमारे पास ये कहलाते हैं दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनमें कन्फिग्रेशन जब आप करेंगे तो देखें ये D1 पे ख़त्म होगा, ये D2 पर, D3, इसके बाद D5 6 7 8 9, मतलब कुछ ना कुछ आ रहे हैं। तो इन सब की कन्फिग्रेशन जब आप करेंगे तो इनकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेगा, ठीक है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है GVSEC मैंने लिखा, तो G से मुराद होता है दिस इज जनरल, उसके बाद V से मुराद है हमारे पास ये वैलेंस, F से मुराद है यहाँ पर शेल, और E से मुराद यहाँ पर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक, और C से मुराद यहाँ पर हमारे पास है दिस इज कन्फिग्रेशन। तो जब इसकी जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाएगी, मतलब जब इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाएगी, और ख़ास तौर पे जब लास्ट सेल की कन्फिग्रेशन की जाएगी तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सबशेल में एंटर करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक स्कैंडियम हमारे पास है Sc, ठीक है। स्कैंडियम एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है तो 21। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे जो आपको फर्स्ट टाइम में आपने सीखी थी, दिस इज़ 1s2 2s2 2p6 हो गया, फिर 3s2 हो गया, फिर 3p6 हो गया, फिर 4s2 हो गया, यहाँ तक 20 हो गया। उसके बाद 3d1,
ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये इसकी स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। अब लास्ट शेल इसका जो होता है, लास्ट शेल में हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 4s और 3d, इस पूरे को हम देखते हैं तो ये इसका वैलेंस शेल हमारे पास कहलाता है। तो देखें इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर किया, दैट्स वाई स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। किसी भी कन्फिग्रेशन करेंगे, इसके सब के ऊपर मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया है। किसी भी कन्फिग्रेशन जब आप करेंगे तो वो एंड में आपके पास जो है वो डी पे ही ख़त्म हो रहा होगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, आप घर जाकर सबको कर सकते हैं, वैसे नीड नहीं है इसकी, ख़त्म डी पे ही होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और तो ये बैलेंस शेल हमारे पास है ना, तो इसमें देख सकते हैं 3d1 है और ये 4s2 है। तो जो s का जो इलेक्ट्रॉन होता है, s में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है तो वो d से एक कम होता है। अगर हम इसको n कह लें कि भाई ये n है, nd1, तो ये जो अगर हम इसको n कह लें, लाइक जो हमारे पास 4s है, तो ns2 अगर हम इसको कह लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा ये, उसके बाद d1, चूँकि ये 4 है तो फिर ये 3 है। तो जो d वाला होता है वो s वाले से एक कम होता है, मतलब इसमें शेल के लिहाज से अगर हम बात की जाती है। तो इस वजह से हम इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब हम जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम लिखते हैं ns 1 से लेकर 2 तक और n-1 d 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो ns है ये हमारा लास्ट शेल है, चूँकि ये 4, 5 कुछ भी आ सकता है, और ये n-d है तो ये हमारे पास इससे एक कम है, तो ये सेकंड लास्ट शेल है। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 या 2 हो सकते हैं ns में, और n-1 d में 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या लगेगा, पूरी जो कंप्लीट जितने भी बॉक्सेस हैं इन सारे की जर्नल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है कि सब के आखिर में s में 1 से 2 तक कुछ भी आ सकता है और d में 1 से 10 तक कुछ भी आ सकता है। इसी के हवाले से मैंने यहाँ पर जो है वो तमाम को यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 3b में s2 और d1, n नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है इसमें इतनी बड़ी, वरना होना चाहिए था ns2 n-1 d1 इस तरह से। तो इसमें s2 और d1 हमारे पास आ गया, और देखो 2+1 करेंगे तो ये 3b ग्रुप हमारे पास आ गया, तो ग्रुप नंबर यहाँ से आ जाता है। इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे इन तमाम एलिमेंट्स की, इस ग्रुप की, तो यहाँ हमारे पास s2 और लास्ट में d2 आएगा, तो 2+2 ये हमारे पास 4b ग्रुप हो जाएगा। एक एक करके बढ़ा रहे हैं, इसको जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो s2 d3 आएगा और 3+2 ये हमारे पास 5b ग्रुप हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, जिसकी जब हम करेंगे तो वैसे आएगा s2 d4, चूँकि सीक्वेंस जब चलेगा भाई तो सीक्वेंस तो ये चलेगा ना भाई, s2 d4 का सीक्वेंस चलेगा, तो 4+2 6 हो गया। ये सब में s2 और d4 आ रहे होंगे, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था कि अगर d में अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को उसमें पीछे से एक इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबल कर देते हैं। तो यहाँ स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगी उसकी कि 4s1 और 3s1 और फिर d पर जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद s2 और d5 आ गया, तो 5+2 7। इसके बाद s2 d6 आ गया, फिर इसके बाद s2 d7, s2 d8, s2 d9। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास s2 d9 आ रहा होगा, लेकिन राइट से बात है कि इसको भी हम स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, s1 कर देंगे और d10 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से फाइनली ये एंड वाला s2 d10 हो गया। तो ये ऊपर जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है सारा जो आपको दिख रहा है, ये सब के सब जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जो इन सबके एंड वाले जो लास्ट के जो 2 है ना, ये वाले ये इसको शो कर रहे हैं, जिस ऊपर मैंने लिखा है कि सब में आखिरी में d1 आ रहा है, इनमें d2 आएगा, इनमें d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 और d10। d4 को d5 कर देंगे स्टेबल करने के लिए और d9 को d10 कर देंगे स्टेबल करने के लिए। बस समझ में आ गई। तो ये ऊपर मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं करा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। बाकी एलिमेंट्स इसके अंदर आगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंने एलिमेंट्स के सिंबल भी लिखे हैं, सबके नीचे नाम भी डाल दिए, वो आप खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं क्या लिखा है, ठीक है। मैं रीड आउट नहीं कर रहा इसको याद करने का तरीका, इसकी निमोनिक मैंने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास सीरीज़ चलती है ना, 4 सीरीज़ होती हैं ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में, 1 2 3 4, ये 4 रॉस चलते हैं, उनको 4 सीरीज़ का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये 3D सीरीज़, 4D, 5D, 6D, चूँकि जब इनकी कन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि 3D में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब इनकी करेंगे तो 4D में आएगा, इनकी करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में आएगा, और इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में आएगा। दैट्स में 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज़ उसको हम कहते हैं। तो 4 सीरीज़ चलती है। तो 3D, 4D और 5D सीरीज़ को याद रखने का तरीका मैंने इसमें लिख दिया है। जो 3D को निमोनिक क्या है इसकी, दैट इज़ निमोनिक टू लर्न सिम्बल्स, सिम्बल्स को लर्न करने की निमोनिक क्या है। तो जैसे इसके मैंने लिखा है साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फ़ी, कोऑपरेट नहीं, कॉपर जिंक, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको याद रखते हैं। 2A ग्रुप को याद रख, 4D ग्रुप को याद करने का क्या तरीका, 4D सीरीज़ को यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, तो ये मैंने नीचे लिख दिया, उसको कैसे याद करना है, ताकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता, आप बोलते हैं तो बट लिखा हुआ नहीं मिलता, तो ये लिख दिया है। उसके बाद 5D सीरीज़ में हम क्या याद रखेंगे, ला, हफ्ता, वरना, रेहान, उसामा, इरफान, पीटेंगे और मारेंगे, ये मरकरी है, तो मैंने इस तरह से बना दिया
कि ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पिटेंगे और मारेंगे, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, आपको जो मैंने बनाया ना, बिना किताब को देखे आप भी बना सकते हैं, बिना किताब को देखे। अगर आपको ये निमोनिक्स या ट्रिक्स याद है जो मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, तो ये आपको बाकी 6 डिसीज़ को याद करने की नीड नहीं है उसको, ठीक है ना। तो वो उसको कोई ख़ास नीड नहीं है। एलिमेंट्स होते हैं सब में। अब ये स्कैंडियम से चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, जिंक पे ख़त्म हो रहा है। ये जीट्रियम से स्टार्ट होके ख़त्म कैडमियम पे हो रहा है। ये लेंथेनम से स्टार्ट होकर ख़त्म जो है वो मरकरी पर हो रहा है। ये एक्टिनम से स्टार्ट हो रहा है और जाकर ख़त्म CN पे हो रहा है। 112 एलिमेंट है, दैट इज़ कॉपरनेशियम। कॉपरनेशियम के मैंने ये CN जो है वो कॉपरनेशियम एलिमेंट है। एक 112 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये कॉपरनेशियम कहलाता हमारे पास है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है। चूँकि आप जानते हैं 92 के बाद जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं वो मैन मेड हैं, सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल है, इंसानों के बनाए हुए हैं। साइंटिस्ट लोगों ने इसको लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर बनाया है, सिंथेसाइज किया है। दैट्स वाई 92 के बाद चूँकि 112 आता है, तो दैट्स वाई इट इज़ एन आर्टिफिशियल एलिमेंट। एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, कॉपरनेशियम नाम है। निकोलस कोपरनिकस के नाम पर इसको रखा गया है, जो कि जिसने सबसे पहले बार जो है ना वो हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स का तस्करा पेश किया था। जो पहले तो जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का तस्करा था। जियोसेंट्रिक से मुराद के अर्थ जो है वो सेंटर में है और सूरज चांद सब कुछ ज़मीन के गिर्द घूमती है। निकोलस कोपरनिकस वो पहला बंदा था, सन 1500 या 1600 में पैदा हुआ था, जिसने बताया कि सूरज असल में बीच में और सारे प्लैनेट्स उसके गिर्द घूमते हैं। उसी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक एलिमेंट डाला गया, कॉपरनेशियम। तो कॉपरनेशियम इज़ नेम्ड आफ्टर निकोलस कोपरनिकस, अगर आपने कभी नाम सुना इनका। तो इसी के नाम पर यह है कॉपरनेशियम। और इसकी ख़ास बात यह भी इट इज़ द ओनली मेटेलिक गैस। मतलब ये वाहिद गैस है जो मेटेलिक स्टेट में, जितनी भी गैस ज़िंदगी में आपने पढ़ी आज तक वो सारी नॉन मेटल्स हैं। ये सवाई इस गैस के। कॉपरनेशियम एलिमेंट नंबर 112 ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मेटल होने के बावजूद गैस है, मतलब करंट कंडक्ट करता है डायरेक्ट ये गैस। लेकिन ये बहुत कम पाया जाता है चूँकि इसको बनाया जाता है लैब के अंदर, नेचर में एग्जिस्ट कहीं नहीं करती है गैस ही, ठीक है। दिस इज कॉपरनेशियम। इस तरह मरकरी ऊपर दिख रहा था, ओनली लिक्विड मेटल, ये सब जानते हैं। वाहिद मेटल जो लिक्विड स्टेट में वो मरकरी है, बाकी सारे सॉलिड हैं। ये ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ पर आपको ये बताया बेटा कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट असल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस वजह से कहा जाता है, बिकॉज इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाएगी तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में एंटर करेगा। और हर एक ग्रुप की आपको वैलेंस सेल कन्फिग्रेशन आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट सेल में इसमें क्या आ रहा है, ठीक है। बस इसको पीरियोडिक टेबल बना के D1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलाते रहें तो ये सिंपल है कि आपका सारा आ जाता है। फिर 4 को 5 कर देंगे स्टेबल करने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिखा कि 9 को 10 कर दिया स्टेबल करने के लिए। बस थोड़ा सा अब नॉर्मलिटी 2 जगह पर यहाँ पर आपको देखने में आएगी, ठीक है। एक हमारे पास ये 6B ग्रुप में अब नॉर्मलिटी देखने में आएगी और एक 1B ग्रुप में देखने में आएगी। अच्छा, 2B ग्रुप के ऊपर मैंने एक जगह पर लिखा है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ छोटा सा मैंने लिखा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फेक, फेक या झूठे, ठीक है, फेक। जैसे कि आप लोगों ने बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं मेडिकल के स्टूडेंट सूडोपोडिया, जो कि नॉर्मली होता है ना वो अमेबा वगैरह में होता है ना सूडोपोडिया, जिससे वो मूव करते हैं। तो दे आर एक्चुअली फेक लेग्स। सूडो मतलब होता है फेक और पॉड के मतलब होते हैं लेग्स। तो सूडोपोडिया इसलिए कहते हैं दे आर द फेक लेग्स ऑफ अमेबा, क्योंकि वो असल में उसकी टांगें नहीं होती बट मूव वो उसी से करता है, इसलिए उसको सूडोपोडिया कहते हैं। ये बायो में आगे ना आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब फेक ट्रांजिशन एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स की जब ग्रुप 2B की बात करें जिसके अंदर जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं और नीचे कॉपरनेशियम भी आ रहा है। तो ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट से रिजेंबल नहीं करती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे ये सारे सॉलिड है लेकिन इसमें आपको लिक्विड भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी, एक दो नहीं काफ़ी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि रिजेंबल नहीं करते किसके साथ भाई, ये ट्रांजिशन मेटल्स के साथ। तभी हम इनको कहते हैं ये फेक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक की जो फैमिली होती है वो इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा जब तक हम इसको डिटेल में ना डिस्कस करें। तो आज की क्लास इसी चीज़ के ऊपर है ओवरऑल, मतलब चैप्टर स्टार्ट कर ओपन अप करें, बड़ा आसान से चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यही कहा जाता है नॉर्मल के रट्टा है, बट रट्टा भी अगर आप समझ के लगा लेना तो ज़िंदगी में सुकून और आसानी आ जाती है। वरना फुल रट्टा लगाएंगे ना तोते की तरह, तो ये बड़ा मुश्किल काम है इसको समझना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ तो बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूँ उसमें। तो ये तो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि थोड़ा सा आइडिया दिया आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का, कुछ इन्फॉर्मेशन MCQs के लिए से मैंने आपको दी और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आज हम मेन डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक, जनरल फीचर्स ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो अगरचे हम इनके ग्रुप ट्रेंड्स डिस्कस नहीं करते हैं चूँकि बहुत ज़्यादा नॉर्मलिटी होती है इनके ग्रुप ट्रेंड्स के अंदर, तो इनके ग्रुप ट्रेंड्स के भी डिस्कस नहीं किया जाता है टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट के जैसे हम करते हैं, बल्कि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलग किस्म की, रिप्रेजेंटेटिव की, जो रिप्रेजेंटेटिव की नहीं होती हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं आज।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर, अलॉय फॉर्मेशन और कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। ये वो 5 प्रॉपर्टी हैं जिनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हमारी जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं रखते। जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। अगरचे एक्सेप्शन के लिहाज से हमने पढ़ा था कि भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो वेरिएबल रखते हैं, जैसे कि लेड का बताया था +2 +4 दोनों रखता है, तो लेकिन उसकी वो एक्सेप्शन में है, लेकिन ये तो सभी के सब इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, ये इनकी एक जनरल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हमेशा कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। प्लैटिनम तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो कभी आयरन यूज़ करते हैं, कभी निकल यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक बिहेवियर, ट्रांजिशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनको मैग्नेट कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन इनको मैग्नेट अपनी तरफ खींच रहा होता है, आयरन वगैरह जैसे ना, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इनके अंदर आता है। ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये सब डिस्कस करेंगे। अलॉय फॉर्मेशन, अलॉयज आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं, ब्रास, स्टील, ब्रोंज, ये सारे अलॉयज आपको पता है कि यहाँ पर निकल से, कोई क्रोमियम से, कोई आयरन से, कोई कॉपर से, कोई टिन से, कोई जिंक से, इन सब से अलॉय की फॉर्मेशन होती है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जितने भी कलर मैंने कम बताया था कंपाउंड बनाते हैं वो सब वाइट बनाते हैं, कलरलेस बनाते हैं। ग्रुप 1, 2, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ये सारे जो ग्रुप्स एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, ये सब का सब वाइट होता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, वाटर, कोई भी कंपाउंड आप देखेंगे ना जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बनाते हैं वो सब वाइट बनाते हैं, कलरलेस बनाते हैं। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपको कलरफुल कंपाउंड बनाते हुए दिखेंगे, रंगीन कंपाउंड बनाते हुए दिखेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, हर किस्म का कंपाउंड बनता है इसके अंदर। तो वो क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ ऊपर से नहीं देखना होता, इन डिटेल एडवांस स्टडी करनी होती है। जो कि सेकेंडरी के स्टूडेंट आप बैठे हैं तो सिर्फ आपको ऊपर से नहीं जानना है कि यार ये प्रॉपर्टी होती है, क्यों होती है ये आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव में क्यों नहीं होती, इनके अंदर ही क्यों है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। रीजंस के तौर पे आ सकता है ये जो टॉपिक आपके पास है, जर्नल फीचर्स हैं, या तो ये क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, या फिर इनसे आपके पास जो है ना वो रीजंस भी बन सकते हैं, साइंटिफिक रीजंस। तो मर्जी है कि रीज़न पूछ लें, क्या पता आपको सेक्शन बी में या सेक्शन बी में एक क्वेश्चन अलग से बना दें जनरल प्रॉपर्टीज़ का। ये दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं पेपर में आएगा, इनमें से 5 में से, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। तो कुछ लोग इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, कुछ लोग इसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। बेटा बात एक ही है, मैंने इससे पहले भी बताया था, ऑक्सीडेशन स्टेट कह लो, ऑक्सीडेशन नंबर कह लो, दे आर सेम थिंग। और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को पूरा कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, पता है क्या, वैलेंसी। इसी को हमने वैलेंसी भी कहते हैं। तो और वेरिएबल से मुराद जो चेंज हो जाए, जो नॉट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ना रहे, तगय्युर पजीर हम कह सकते हैं, जो वेरिएबल हो जो चेंज हो जाए, ठीक है। तो वेरिएबल से मुराद समथिंग विच इज़ नॉट कांस्टेंट, जो चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती वो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो चेंज हो सकती है, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं ये सारे के सारे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज दे कैन मेक बॉन्ड विथ NS2 ऑर्बिटल एज वेल एज N-1d ऑर्बिटल। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कभी न कभी लाजमी आपने पढ़ा होगा कि आयरन जो है, आयरन की वैलेंसी कभी +2 होती है, कभी +3 होती है, सुना है ना आपने। फेरस, फेरिक। कॉपर का सुना होगा, कभी कॉपर +1 होता है और कभी कॉपर +2 होता है। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, सुना है कभी ऐसा। इसलिए आयरन 2 कंपाउंड बना सकता है। आयरन कभी कभार बनाता है आपका FeCl2 और कभी बनाता है FeCl3। कॉपर कभी CuCl बनाता है और कभी ये CuCl2 की फॉर्मेशन भी कर लेता है। तो ऐसा कैसे कर पाता है, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डबल होती है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसके, चूँकि ये जो बॉन्डिंग करता है ना बेटा, 2 जगह से बॉन्डिंग कर लेता है। एक हमारे पास NS2 से बॉन्डिंग करता है ये, और एक N-1d ऑर्बिटल, दोनों से बॉन्डिंग कर सकता है। रीज़न क्या है, चूँकि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत लो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है। कि जो 2 ऑर्बिटल है NS है और N-1d ऑर्बिटल है, इन 2 ऑर्बिटल्स के बीच में बहुत लो एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना दोनों से निकल सकता है। कभी इलेक्ट्रॉन NS ऑर्बिटल से निकलते, कभी N-1d से निकलता है। इस वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना वो वेरिएबल हो जाती है, जबकि ऐसा बाकी रिप्रेजेंटेटिव में नहीं होता। उसमें वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है बस,
जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है लास्ट शेल में ही हो रहा होता है, सारी कहानी उसके लास्ट शेल में हो रही होती है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के साथ मसला ये है कि वो लास्ट शेल से भी बॉन्डिंग करते हैं और सेकंड लास्ट शेल से भी करते हैं, अल्टीमेट शेल से भी करते हैं और पेनल्टीमेट शेल से भी करते हैं, मतलब आखिरी शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों से बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो जाती है। तो अब जो है इसको, अच्छा ये दूसरी बात जो उसके नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखी है कि 2b हैज़ फुली फिल्ड ऑर्बिटल सो दे हैव ओनली +2 वैलेंसी हैंस दे आर कॉल्ड सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। जो 2b ग्रुप एलिमेंट्स हैं, मतलब वही जो हम लास्ट वाले कोने वाले हैं 2b के ग्रुप, इनकी वैलेंसी सिर्फ एक होती है, कांस्टेंट होती है +2, इसके अलावा कुछ नहीं होती, जबकि इन बाकी सबकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो जिंक का जो ग्रुप है, जिंक, कैडमियम, मर्करी, कॉपर, नेशियम, ये सारे के सारे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब फेक ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टी नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करती। अब इसको समझते हैं कैसे, ये तो मैंने आपको जैसे एक बात बता दी ना, अब और डिटेल में इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में। जैसे आप देख लें, मैंने यहाँ पर दोबारा से जो है वो फर्स्ट सीरीज सिर्फ 3D सीरीज़ मैंने बना दी है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिख रही होगी सबको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे आपको मिल जाए। नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है, भाई मैं नाम पढ़ नहीं रहा लेकिन लिख दे रहा हूँ, मैं वीडियो में रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है ना, तो नाम याद रख लेना आपको इसको। तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, मतलब साइंस टीचर वेरी कुलूल मांगे फीस, ऐसे याद तो रखते हैं लेकिन सिंबल भी याद होने चाहिए। 9th क्लास के बच्चों की हद तक तो सिंबल काफ़ी होता है, बट इंटर में आने के बाद आपको जो है वो उसके नेम्स भी पता होने चाहिए कि भाई Mn मैंगनीज है, Cr क्रोमियम है, Fe आयरन है, ये ज़रूरी है वरना फंसेंगे सवाल में मुख्तलिफ़ किस्म के, और MCQs फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। तो अब क्या है यहाँ पर कि स्कैंडियम की बात कर लें, तो स्कैंडियम के बारे में आपको पता है कि इसमें S पर 2 इलेक्ट्रॉन है और D पर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद रहेगी। तरीका क्या है, सिंपल ट्रिक क्या है कि S में ना पहले लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद सेकंड लास्ट से निकलता है। लास्ट शेल इसका S है, ये लास्ट शेल है ना भाई, और ये सेकंड लास्ट शेल है। लास्ट शेल से पहले दोनों जितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल के निकाल दें, 1 या 2 जितने भी हैं एक साथ निकाल दें। उसके बाद D से ना इलेक्ट्रॉन को एक एक करके आप निकालें, मतलब ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि S में जितना इलेक्ट्रॉन है वो एक साथ रिमूव कर दो तो प्लस में कुछ वैलेंसी आ जाएगी, और फिर D से क्या करो, आप एक एक करके निकालो पिछले वाले को लेते हुए, तो फिर क्या होगा कि आपको वैलेंसी मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि स्कैंडियम में चेक करते हैं, अब S2D1 है ना, S से दोनों इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाल दिया तो +2 वैलेंसी आ गई। अब मान लो थोड़ा सा और हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, फिर थोड़ा सा और हीट करोगे तो क्या होगा कि सेकंड लास्ट से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वैलेंसी क्या हो जाएगी +3। इसके अलावा और नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 हो गए दोनों। बस समझ में आ रही। अब देखो अगला देखो, S2D2 मतलब टाइटेनियम से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हीट थोड़ा सा हीट करोगे S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, +2 आ गए। फिर थोड़ा और हीट करोगे तो क्या होगा, D का 1 निकलेगा +3, फिर थोड़ा और हीट करोगे तो क्या होगा, दूसरा भी निकल जाएगा +1। रट्टा नहीं मार रहे, इसको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 5B S2D3, पहले हीट हल्का सा करोगे तो क्या S के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2 आ गया। अब D के स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 एक एक करके निकालो, तो +3 होगा पहले, क्योंकि 3 निकालना है ना, +3 होगा, फिर +4 होगा, फिर +5 होगा, अब 0 हो जाएगा D। बस समझ आ रही है किस तरह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे भी याद नहीं होते हैं, ये मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ट्रिक लगाता हूँ। तो ये अपने कंपाउंड्स में ये सारी ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह से जब हम क्रोमियम में आएंगे बेटा 6B ग्रुप के अंदर, अब S में 1 इलेक्ट्रॉन है ना भाई, इसका तो स्टेबल हो गया, तो S का पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा +1, फिर D से एक एक करके निकालते जाओ तो क्या हो जाएगा 2 +2 +3 +4 +5, तो क्रोमियम में +1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यस +6 भी आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, +6 भी आना चाहिए, ठीक है। तो +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकालेगा, फिर एक एक करके जब सारे निकालेगा तो +2 +3 +4 +5 +6 तक आएगा, सही है। तो क्रोमियम ये सारी ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट कंपाउंड्स में ये हमारे पास रखेगा, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर इसके हमारे पास ऑब्टेन होगी। इसके बाद मैंगनीज की बात करें, Mn ग्रुप या 7A ग्रुप की 7B ग्रुप की बात करें तो S से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, +2। उसके बाद ये हमारे पास फिर क्या होगा कि करके जब उसे निकालेंगे ना D से तो +3 +4 +5 +6 +7, ये अलग अलग कंपाउंड हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंगनीज की सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाती है हमारे पास, कह सकते हैं +7 तक इस ग्रुप की, क्योंकि इतनी दूर तक कोई और भी नहीं जाएगा, +7 तक ही अचीव करेगा। तो मैंगनीज की अगर हम कह सकते हैं कि इसकी हमारे पास MCQs के लिहाज से याद रखेंगे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैंगनीज ग्रुप की जाती है। जैसे आप जानते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, इसके अंदर ये जो है वो +7 तक चला जाता है। KMnO4 में जब निकालोगे ना मैंगनीज को तो हमें पता है कि वो हमारे पास +7 निकलेगा, ठीक है। तो +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर जाएगी उसकी।
अच्छा, उसके बाद आयरन में जाते हैं तो थोड़ा सा एक्सेप्शन यहाँ पर आती है। एक्सेप्शन क्या है कि अब डी जब यहाँ पर हाफ फील्ड हो जाएगा ना आयरन की से, यहाँ से इस वाले पॉइंट से जब डी हाफ फील्ड हो जाएगा ना तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन को दोबारा इजेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन पे पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 हो गया, गौर से समझना है उसको। उसके बाद डी से 1 निकालेंगे तो फिर +3 हो गया। वैसे तो उसके बाद डी 5 हो जाएगा ना तो अब इसके आगे से डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसलिए +3 के बाद और आगे नहीं आएंगे इसमें। और हम ऐसे भी जानते हैं कि आयरन की वैलेंसी सिर्फ 2 ही ज़िंदगी में आपने पढ़ी है, या तो फेरस या तो फेरिक, इसके अलावा पढ़ते भी नहीं है कभी और, +2 या +3। तो रीज़न ये है कि वो स्टेबल हो जाता है तो और इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। इसी तरह से कोबाल्ट को देखो बेटा 8b में दूसरा जो हमारे पास ये वाला कोबाल्ट वाला जो ग्रुप है, पहले ये 2 निकलेगा +2, उसके बाद एक इससे निकलेगा तो +3, फिर दूसरा निकलेगा +4। अब ये स्टेबल हो जाएगा, D5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आ जाओ S2D8, तो पहले +2 हो जाएगा, फिर +3 +4 +5। अब D यहाँ पर 5 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन और नहीं निकलेंगे। तो यहाँ से ना इस वाले के बाद से आयरन फैमिली के बाद से देखो आयरन फैमिली से क्या चीज़ शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कॉपर पे आ जाओ। कॉपर पे एक चीज़ समझनी है ज़रा कि पहले एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अब D10 है ना, लेकिन आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो S ने D को दिया हुआ होता है, तो है ना, तो वो 9 हो जाता है। तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से ले लेगा तो और फिर उस इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट कर देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। एक तो S का अपना भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा जो D के पास मौजूद था। तो +1 और +2 दो हमारे पास यहाँ पर आएंगे। इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी वैसी गेन रहेगी, तो इसमें क्या होगा कि और इलेक्ट्रॉन इससे नहीं निकलेंगे क्योंकि स्टेबिलिटी रिमूव नहीं होगी यहाँ से। इसके बाद जिंक पे देखो, जिंक पे सबसे मेन है यहाँ पर जिंक, जो मैं बता रहा था ना कि +2 वैलेंसी सिर्फ है। अब देखो S2 और D10 है ना, इसमें S2 D10 मतलब जब इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे तो जिंक की करेंगे तो 4s2 3d10 आ जाता है इसके एंड में, तो S2 D10। अब 2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जिंक से तो +2। अब उसके बाद D देखो D10 है, D ऑलरेडी स्टेबल है, तो अब D से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ D सबशेल। तो +2 के बाद उसके बाद और कोई ऑक्सीडेशन नंबर इसकी नहीं आएगी। दैट्स हम कह सकते हैं इन सब की तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है आपको, लेकिन जिंक की नहीं दिख रही है, इसकी सिर्फ एक दिख रही है +2। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जिंक हमारा जो है वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखता है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। रीज़न क्या है इसके पीछे कि ये जो बॉन्डिंग करते हैं लास्ट शेल से भी करते हैं और सेकंड लास्ट से भी करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स इनकी आती हैं। जिंक जो है वो सिर्फ +2 वैलेंसी रखता है, चूँकि S के 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद D से और इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे होते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं D10 की वजह से। दैट्स वाई उसकी सिर्फ एक ही वैलेंसी है +2। बस समझ में आ गई। अच्छा बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मैं बता दूँ GVSEC क्या चीज़ है, ताकि इसमें शायद कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। तो GVSEC मतलब होता है जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब जैसे देखो स्कैंडियम, वेनेडियम, स्कैंडियम है, यूट्रियम है, लैंथेनम है, ये अलग अलग एलिमेंट हैं। अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं और हम यूट्रियम की बात करते हैं, ठीक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 21 और यूट्रियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है दिस इज़ 39। जब हम इसकी कन्फिग्रेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से जब यूट्रियम की करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। उसके बाद क्या होता है 3d10 के बाद 4p6 5s2, उसके बाद 4d1 हो गया ये 39। चेक करें, यहाँ तक तो 30 हो गया, 36 37 38 और 39 हो गया 39। तो ये तो आती है ना कन्फिग्रेशन करनी आपको, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये चेक करनी है, मैंने अभी कौन से ग्रुप का लिखा भाई, सिर्फ ग्रुप 3b का लिखा है मैंने, ये सही है ना, 2 एलिमेंट लिखे हैं बस, ज़्यादा सिर्फ 2। अब जब हम इसकी लास्ट शेल की बात, इसमें शेल की बात करते हैं ना, बैलेंस शेल, लास्ट शेल हमारे पास क्या है कि 4s, ये हमारे पास लास्ट शेल हो चुका है, 4th शेल है ना भाई, इससे हाईएस्ट तो कोई शेल है नहीं, तो ये हमारा जो है वो लास्ट शेल है। और 3d, अब ये 3rd शेल है तो ये 2nd लास्ट शेल हो गया, ठीक है। तो अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं, 3d में बाद में करते हैं।
मतलब फोर्थ शेल में पहले होता है, थर्ड शेल में बाद में होता है। रीज़न आप जानते हैं, n+l रूल लगता है इसमें, वेस्ट वैसा रूल जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी n+l वैल्यू कम होती है, इसकी n+l वैल्यू ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट में पढ़ा था, दैट्स वाई 4s पहले फिल होता है, 3d बाद में। अगरचे आप बोलेंगे सर कि ये क्या चौथा शेल पहले कैसे फिल होगा थर्ड शेल से, तो लेकिन ऐसा होता है, ये एक एक्सेप्शन होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये बॉन्ड और दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी होती है। तो ये इन दोनों से बॉन्डिंग करते हैं, लास्ट शेल से भी और सेकंड लास्ट शेल से भी। तो कहने का मकसद है कि इसका लास्ट शेल ये रहा और इसका लास्ट शेल ये रहा, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कहेंगे ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसके पे, यट्रियम की। और अगर हम इसको कहेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहेंगे भाई ये वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है। वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन हमारे पास है कि 5s2 4d1, जहाँ से बॉन्डिंग होती है तो वो वैलेंस शेल कहलाता है। तो ये इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है। तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और सिर्फ ये हमारे पास कहलाए कि दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन। और ये 4s2 3d1 ये स्कैंडियम की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है। अब इसको उसको ज़रा गौर से देखें तो ये 4s2 आ रहा है। अच्छा, इसके नीचे एक एलिमेंट हमारे पास और है, दैट इज लेंथेनम है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो कितना है बेटा, 57। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं करते हैं मतलब ना, लेकिन मैं ऐसे ही सपोज कर रहा हूँ, अगर ये 4s2 है, ये 5s2 है, तो लाजमी क्या होगा, ये 6s2 होगा। ये 3d है, ये 4d है, तो ये लाजमी क्या होगा, 5d1 होगा। तभी ये 5d सीरीज में हमारे पास आ रहा है। तो देखा जाए तो 4s2 5s2 6s2, तो हम ये कह सकते हैं कि ns2 है, ये n नेचुरल नंबर चल रहा है, और ये 3d 4d 5d, तो ये इसके मुकाबले में एक कम होते जा रहा है पिछले वाले से। तो हम ये कह सकते हैं ये n-1d चल रहा है, d1। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ s2d1 इसकी पूरे की जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, ठीक है। इस तरह इन पूरे की s2d2 इन पूरे की s3d3 इस तरह चल रही है, ग्रुप वाइज मैंने कन्फिग्रेशन कर दी है। हाँ, n के नंबर चेंज हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है पीरियड नंबर के लिहाज से जब हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो समझ में आ रही बात। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि उसकी लास्ट सेल की कन्फिग्रेशन ns 1 से 2 तक दोनों इसलिए हो सकती है, कहीं कभी 1 भी आता है ना, इसमें 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और d की जो वैल्यू n-1 की वैल्यू 1 से लेकर वो 10 तक कुछ भी हो सकती है। समझ गए अब। तो ये इसकी जनरल कन्फिग्रेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एक करके बजाय उसके कि हम 1 बाय 1 हम जो कन्फिग्रेशन करें, हम एक पूरे ग्रुप को एक ही कन्फिग्रेशन असाइन कर देते हैं, चूँकि प्रॉपर्टी उसी क्लास से चल रही होती है, वरना इसमें बहुत टाइम लगेगा, 6-7 घंटे लगेंगे अलग अलग एलिमेंट को अगर हम डिस्कस करना शुरू करें। शॉर्टकट के लिए किया जाता है ऐसा, बस समझ में आ गई। तो ये मैं बता रहा था, ये चीज़ कि मैंने क्या लिखी है, जर्नल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लास्ट शेल की कन्फिग्रेशन लेके जनरल टर्म्स के अंदर। ओके 1 to 2 है ये, 1-2 नहीं है, 1 से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकती है। सही है भाई। आई थिंक बाकी बच्चों को जिनको कन्फ्यूजन, जो किसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। सेकंड, इसके बाद हम लिखेंगे, सेकंड हमारे पास क्या है बेटा, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिक, अब इसको लिखना नहीं है, अब इसकी वर्डिंग मैं आपको डिक्टेट करवा दूंगा। इस बस एक चीज़ समझनी है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना बेटा, वो ज़्यादातर जो है ना वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्शन कर रहे होते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कैटलिस्ट की बात आती है, देखो कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज से मुराद कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, कोई ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे एलिमेंट्स जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं, ठीक है, तो स्लो डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं ये कह देता हूँ कि स्पीड्स अप द रिएक्शन, वो एलिमेंट्स या वो कंपाउंड जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अब कैसे कैसे यूज़ होते हैं कैटलिस्ट, बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक प्रोसेस पता है जिसको हम कहते हैं ओसवाल्ड मेथड, नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ओसवाल्ड मेथड। तो ओसवाल्ड मेथड के अंदर हम लोग जो है वो पीटी कैटलिस्ट, प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं फर्स्ट स्टेप में इसके नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह से हम लोग एक प्रोसेस पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक प्रोसेस हमने पढ़ा है अमोनिया गैस के प्रोडक्शन के लिए, क्या बोलते हैं उसको, हेबर्स प्रोसेस, या इसको हेबर-बोश प्रोसेस भी कहा जाता है। इसके अंदर भी आपको पता है आयरन कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अगर आपको ऑयल को घी में कन्वर्ट करना है, तेल को घी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो निकल कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये भी रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा होता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को। तो ऐसे और बहुत सारे हैं।
तो कहने का मकसद ये है बेटा कि आप देखो इन तमाम के अंदर तमाम 4 प्रोसेस मैंने लिखे हैं, इन तमाम प्रोसेस में आपको कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन एलिमेंट दिख रहा है। उससे ये साबित होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो हमारे पास वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब वो रिएक्शन को स्पीड अप करने की सलाहियत रखते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। बात समझ में आ गई? देखिए बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी उसके बाद आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं कि कोई एलिमेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है या नहीं होता है, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं दे आर नोन एज पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स, डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, डायामैग्नेटिक भी होते हैं। अब फ़र्क क्या है भाई पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक में? पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, जिनको मैग्नेट या मकनातीस अपनी तरफ खींच ले, उनको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। और जो हमारे पास फेरोमैग्नेट और डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। तो नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे उनको हम लोग कहेंगे दे आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक एलिमेंट। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है? तो ये बेटा डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इट कंटेन्स इसमें मौजूद होते हैं क्या पता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल में अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो फिर उसको कहा जाता है कि वो एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो पैरामैग्नेटिक हैं। और डायामैग्नेटिक कौन से होंगे? इसमें इसका रिवर्स हो जाएगा कि इट डजंट कंटेन, इसमें नहीं मौजूद होते, इट डजंट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। और अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो तो उसको हम लोग कहेंगे कि भाई वो हमारे डायामैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? अब जब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ हो, तो जो इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो ना, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लगा हो एक ही डायरेक्शन में, ये हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और एक हमारे पास होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो पेयर्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो सारे ही ग्रुप्स से अगर हम बात करेंगे ना, तो हर जगह पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको मिलेंगे डी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 3b, 4b, 5b, 6b, ज़रा समझना है इसको। अच्छा, डी ऑर्बिटल या फिर हम वैलेंस शेल कह सकते हैं, डी ऑर्बिटल ज़्यादा बेहतर है। डी ऑर्बिटल कहने से बेहतर क्या होता है कि हम यहाँ पर ये लिख दें इन वैलेंस शेल, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। वैलेंस शेल चूँकि आपको पता है एस और डी दोनों में है ना इसमें। तो अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होंगे, तो ग्रुप 3b से लेकर या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑल, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं सिवाय 2b के। ऑल ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स पैरामैग्नेटिक हैं एक्सेप्ट ग्रुप 2b। और डायामैग्नेटिक में क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 2b आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं देते, ये हमारे पास डायामैग्नेटिक होते हैं। दैट्स वाई हम 2b को कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ये ऐसा इसलिए करेगा चूँकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं आएगा। अब आप देख लें, इसमें पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। अब देखें, क्या 3b में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एक? क्या 4b में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना? चूँकि डी, अब आप बोलोगे सर ये तो T2 हो गया, तो जब हम इसकी dx मतलब एक ऑर्बिटल में एक लगेगा फिर दूसरे में एक लगेगा ना, अनपेयर्ड ही होंगे। तो चूँकि अब मैंने मान लो इसके डी को बनाते हैं, अगर हम टाइटेनियम को ड्रॉ करें तो ये हमारा S हो गया,
और ये हमारा डी हो गया ना, 5 में होता है ना, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो एस पर 2 आया और जो डी पर 2 आएगा तो आपको पता है वो ऐसा तो नहीं लगाएंगे ना भाई, ऐसे लगाएंगे तो वाकई में सर इसमें तो अनपेयर्ड आया एक भी नहीं। लेकिन आपको पता है हंट्स रूल फॉलो होता है उसके अंदर, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, याद है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं। आगे अनपेयर्ड 2, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, इसमें 3 अनपेयर्ड आ जाएगा। अभी देखो डायमैग्नेटिक होगा, अब ये नाम हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर इसमें बात करें क्रोमियम के अंदर, तो यहाँ 1 इस तरह से आ गया और यहाँ 5, ये क्रोमियम हो गया, बहुत सारे आ गए अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक होगा। 7 में बात करें, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। मैंगनीज, आयरन की बात करें, आयरन में तो आप देखते हैं करंट वैसे भी वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, तो ये हमारे पास ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कोबाल्ट की बात करें, ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सॉरी, कोबाल्ट तो हो गया ना ये, यस ओके। ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज निकल नाउ, ये निकल हुआ ना हमारे पास, S8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके हो गया, निकल हो गया ये। इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसके बाद कॉपर की बात करते हैं, अनपेयर्ड आ रहे हैं कि यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, इन चूँकि सिर्फ एक ही देखो, वैसे कॉपर के बारे में कहा जाता है कॉपर करंट जो है वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। जब आप कॉपर वाइंडिंग का पंखा लेने जाते हैं तो वो चंबुक चिपका कर दिखाते हैं ना आपको, वो कहते हैं चंबुक चिपक गया तो सारा पैसा वापस, तो चूँकि वो चिपका के दिखाते हैं, मैग्नेट रखा होता है, बोले को कॉपर 100% कॉपर है इसलिए महंगा पंखा है, जलेगा नहीं 10 साल तक, तो वो तो सर ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। असल में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है ना, तो इसकी पैरामैग्नेटिज्म है लेकिन बहुत कम है, वो उसको फील नहीं होती है समटाइम्स ना, तो लेकिन होता वो पैरामैग्नेटिक ही है कॉपर भी, तो वो चिपकेगा लेकिन इतना ऐसा कि आपको एहसास भी नहीं होगा, चूँकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना कुछ करके। अच्छा, जिंक पे जब आते हैं तो S2D10, अब यहाँ चेक करो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जिंक के अंदर। सो जिंक वाहिद एक एलिमेंट है तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जिसमें आपको जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे पेयर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, जिंक को मैग्नेट खींच नहीं सकता अपने पास ज़रा भी। दैट्स वाई जिंक, सिर्फ जिंक नहीं बल्कि ये सेम मामला कैडमियम और मरकरी के साथ भी होगा ना, इन सबको जो क्या होगा कि मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, वरना ये सारे के सारे क्या है भी पैरामैग्नेटिक। क्लियर है यहाँ तक बात। अलॉय, अलॉय किसे कहते हैं, अलॉय उर्दू में इसको कहा जाता है भरत, भरत। तो अलॉय को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज एन अलॉय, अलॉय इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 metals, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स जब मिलते हैं तो उससे क्या होता है बेटा, अलॉय फॉर्मेशन होती है, अलॉय की फॉर्मेशन होती है। और ये कॉम्बिनेशन कैसी होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होती है, चूँकि आप जानते हैं 2 मेटल्स कैन नेवर केमिकली रिएक्ट टुगेदर, हमने पढ़ा था। तो ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है ये असल में कैसा कॉम्बिनेशन हमारे पास है, दिस इज़ अ फिज़िकल कॉम्बिनेशन। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल जब फिजिकली कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अलॉय की फॉर्मेशन होती है। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके अंदर अलॉय फॉर्मेशन की सलाहियत होती है, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म एन अलॉय। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अलॉय बनाए क्यों जाते हैं, चूँकि नॉर्मल मेटल्स के मुकाबले में ये ज़्यादा टफ़ होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, हार्ड होते हैं और बहुत सारी बेहतर प्रॉपर्टीज़ इनके पास होती हैं। अब बहुत सारे अलॉय हमारे पास है, 100+ अलॉय होते हैं केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम तो इतने नहीं लिखेंगे, हमें बहुत ही मशहूर लिखने हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास है जैसे स्टील है। अब स्टील जो आपके पास है वो किस किस चीज़ का अलॉय है, स्टील में हमारे पास जिसको हम फौलाद कहते हैं उर्दू में, आयरन बेस्ड अलॉय होता है। इसमें आयरन होता है, आयरन के अलावा क्रोमियम और निकल, ये 3 चीज़ों के मिलने से हमारे पास जो है वो स्टील की फॉर्मेशन होती है। अब स्टील से क्या कुछ हम बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। स्टील से कटलरी बनती है, कटलरी से मुराद छुरी चम्मच कांटे जो होते हैं, फॉर्क स्पून नाइफ्स वगैरह बनती हैं। इसी तरह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर के पास, सर्जन के पास होते हैं, वो भी आपको पता है स्टील से बनते हैं, सारे के सारे सीजर वगैरह ये सारी चीज़ें। स्टील पहला अलॉय है। सेकंड अलॉय देख लें,
सेकंड अलॉय जैसे कि अगर हम इसमें बताते हैं लाइक के इसमें हमारे पास ब्रोंस देख लेते हैं या ब्रोंस देख लेते हैं पहले। ब्रोंस जो है वो ब्रोंस को उर्दू में कहा जाता है, इसको कांसी कहते हैं उर्दू में, कांसी। ये ब्राउन कलर का होता है। ब्रोंस जो होता है उसका कलर आपको पता है कि ये ब्राउन कलर का होता है। हमारे पास 1 रुपये का जो सिक्का होता है ना, पुराना सिक्का जो 1 रुपये का होता था ब्राउन कलर का, वो ब्रोंस कॉइन कहलाता है, दैट इज़ ब्रोंस कॉइन। तो ब्रोंस जो है वो 2 चीज़ों का अलॉय है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कॉपर होता है और कॉपर के साथ इसके अंदर एल्यूमिनियम मिला हुआ होता है। ये 2 जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड ब्रोंस। और ब्रोंस जो है वो इसको किस चीज़ को बनाने में इस्तेमाल करते हैं? कॉइन्स को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कॉइन्स सिक्के बनाते हैं, 1 रुपये का सिक्का जैसा मैंने बताया, पुराना वाला ब्राउन सिक्का जो था। इसी तरह से मेडल्स बनाए जाते हैं। इससे आपको पता है ओलंपिक में जो 3rd पोजीशन लेता है उसको ब्रोंज मेडल मिलता है, फर्स्ट वाले को मिलता है गोल्ड मेडल, 2nd पोजीशन को मिलता है सिल्वर मेडल, और 3rd पोजीशन ओलंपिक्स में जिसकी आती है उसको हम लोग ब्रोंज मेडल, कांसी का तमगा देते हैं, ठीक है ना। तो सुना होगा आपने, ये 3rd पोजीशन ब्राउन कलर का होता है वो मेडल जो होता है। इसी तरह से स्कल्पचर्स बनाए जा सकते हैं, स्टेचूज़ बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में तो नहीं मिलेंगे, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये आपने कभी पिक्चर्स में देखा होगा, तो उनके चौरंगी वगैरह पर उनके बिल्डिंग के सामने ब्राउन कलर के स्टेचूज़ रखे होते हैं। तो वो ब्राउन कलर के जो स्टेचू होते हैं वो ब्रोंज स्टेचूज़ होते हैं, वो लाइक कांसी के बने हुए होते हैं। तीसरा इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेटा, तीसरा हमारे पास होता है दिस इज़ ब्रास। ब्रास जिसको उर्दू में कहा जाता है, इसको उर्दू में हम लोग बोलते हैं पीतल। उर्दू में पीतल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्रास। ब्रास का कलर कैसा होता है भाई? गोल्डन कलर का होता है। ये देखा होगा आपने, गोल्ड जैसा लग रहा होता है ब्रास या पीतल, ठीक है। ब्रास जो है वो 2 चीज़ों का अलॉय हमारे पास है। इसमें कॉपर होता है, कॉपर के साथ इसके अंदर जो है वो जिंक मिला होता है। कॉपर और जिंक के 2 मेटल मिलाते हैं तो ब्रास तैयार होता है। ब्रास से क्या चीज़ बनाई जाती है बेटा? ब्रास से भी कॉइन्स बन सकते हैं, कॉइन्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो 2 रुपये का सिक्का था पुराना, बादशाही मस्जिद जिसमें बनी होती थी, गोल्डन वाला जो सिक्का, वो ब्रास, वो उसको हम लोग कहते हैं ब्रास कॉइन है, वो पीतल का सिक्का होता है ना वो। इसी तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में देखा होगा आपने, जो गिटार वगैरह की स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी ब्रास की बनी होती है। तेज़ आवाज़ करता है ये, हल्के से हिट करोगे आवाज़ बहुत तेज़ करेगा, ठीक है। तो ब्रास से वो चीज़ें भी बनी होती हैं। इसी तरह से प्लम्बिंग आइटम्स भी बने होते हैं। प्लम्बिंग आइटम से मुराद ये लाइक कि जैसे नलके वगैरह पीतल के, पुराने ज़माने में गोल्डन कलर के नलके, वो मस्जिद वगैरह में वज़ू खाने में लगे होते हैं ना पीतल के नलके, तो वो ब्राउन गोल्डन टाइप के होते हैं, वो जो उसको घुमाने से फिर ऊपर से घूमते चलता था वो। तो वो हमारे पास पीतल के जो है वो टैप्स कहलाते थे, नलके कहलाते थे। इसी तरह से पीतल की बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि वो जो टंकी से पानी निकालने के लिए जो बॉल लगाते हैं, फुटबॉल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, वो टंकी से पानी अंदर एक साइड पे लगाते हैं ना पीतल का, वो से पानी खींचता है, मोटर, जहाज़ वाला मोटर जो होता है, नहीं देखा कभी? तो वो भी पीतल का बना होता है। तो अक्सर चीज़ें नहीं समझ रहे क्या बात, चलो छोड़ो, ये तो समझ गया ना, कॉइन्स बनाते हैं, प्लम्बिंग आइटम्स बनते हैं इससे। अच्छा, इसके बाद ब्रास के बाद एक हमारे पास आखिरी है, दिस इज़ 4th, एक और देख लो बुक में, 4था भी मेंशन है, जो कल मैं बता रहा था, दोबारा से बताता हूँ। ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन एल्यूमिनियम का एक अलॉय है बेटा। इसमें ये 4 चीज़ें मिक्स हैं, ये 4 मेटल्स मिक्स होते हैं। कॉपर तो होता है, एल्यूमिनियम होता है, साथ में मैग्नीशियम और मैंगनीज, दिस इज़ मैग्नीशियम, दिस इज़ मैंगनीज, ये 2 चीज़ें इसमें मिक्स होते हैं। 4 मेटल्स का कॉम्बिनेशन होता है ड्यूराल्यूमिन। ये भी एक अलॉय है। इससे क्या बनाया जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में, तो आप बोलना है कि इससे हम लोग बनाते हैं एरोप्लेन बॉडी, एरोप्लेन्स बॉडी, जहाज़ जो है ना, एरोप्लेन्स जो होते हैं PIA वगैरह के, शाहीन एयरलाइन, बहुत सारे एयरलाइंस होती है ना भाई, एतिहाद, एमिरेट्स, इसको जो जहाज़ बनते हैं बड़े बड़े, जो एयरक्राफ्ट, पैसेंजर कैरियर्स, उनकी जो बॉडी होती है ना, जो ऊपर की पूरी बॉडी, वो बनी होती है एल्यूमिनियम के अलॉय से। उसको लोग बोलते हैं ड्यूराल्यूमिन। वो काफ़ी लाइट वेट होता है और टफ होता है, तो उससे पूरी दुनिया भर के जहाज़ बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा, वो फॉर्म कर रहे हैं, या एटलीस्ट सारे नहीं तो कुछ। अब अगर इस एल्यूमिनियम को हटा दो, मैग्नीशियम को हटा दो, तो बाकी सभी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मिल जाए जो कि अलॉयज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं। हर जगह एक ना एक ट्रांजिशन एलिमेंट आपको मिल जाए ना भाई। बात समझ में आ गई? ओके। तो 5वां इसके बाद हमारे पास है दिस इज कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, लास्ट प्रॉपर्टी है।
तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका, बाकी अगर टाइम नहीं रहा तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। तो अब इंट्रोडक्शन ले लें। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ना बेटा ये एक प्रॉपर्टी होती है इसके हमारे पास, भाई समझ लें, बाकी लिखाने का काम मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा अगर टाइम नहीं रहा तो। कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना 1A से 8A वाले। इसको याद रखना है कि 1A से लेकर जो 8A ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो उनके साथ मामला ये है कि वो हमारे पास वाइट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं कि कलरलेस कंपाउंड कहलाते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जब लिखा जाता है कि कंपाउंड कलरलेस बन रहा है तो उसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं बन रहा है, उसका मतलब वो वाइट बन रहा है। तो केमिस्ट्री में कलरलेस का मतलब वाइट होता है, सही है। तो वाइट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, जबकि यही अगर हम ग्रुप 1B से 8B ग्रुप तक के एलिमेंट्स की बात करेंगे ना बेटा, तो ये जिनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह लो, इनके साथ मामला कुछ ऐसा होता है कि ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे अगर कुछ कंपाउंड अगर आपने ज़िंदगी में कभी देखे हैं, एक ही कंपाउंड अगर मैं आपको बताऊं तो कॉपर सल्फेट का नाम आपने सुना होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। जिसकी कोई ना देखा हो कम से कम ये कंपाउंड देखा होगा आपने, ब्लू स्टोन या ब्लू विट्रियोल जिसको हम लोग कहते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब ये क्यों ब्लू कलर कंपाउंड बनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह है। और अगर अगर हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के कंपाउंड की, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो आपको पता है ये वाइट होता है। घर में जो नमक है ये भी सबने देखा होगा। तो ऐसा क्यों है कि नमक जो होता है वो सफ़ेद होता है जबकि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, या और ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड जो है वो ब्लू होते हैं। जो भी कलर आता है ज़िंदगी में, जो आप कलर देखते हैं, या आपके ड्रेस में कोई कलर है, या आप दीवार पर कोई कलर लगा हुआ देखते हैं, या बोर्ड पर डिफरेंट कलर्स हैं, मेरे मार्कर्स डिफरेंट कलर्स के हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट कि जो कलर आता है ना किसी भी चीज़ पे, अगर ये रेड कलर का है या ब्लू कलर का या ग्रीन कलर के मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब इन कंपाउंड्स के अंदर ये इंक जिस चीज़ से बनी है ना 100% उसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, मस्ट होगा, वरना कभी ये रेड और ये ग्रीन और ये ब्लू हो ही नहीं सकता था। तो ऐसा कैसे होता है ये, और ये काम सोडियम क्यों नहीं कर पा रहा जो काम ये कॉपर कर ले रहा है, मतलब कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ले रहा है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं CFT, वो थ्योरी कहलाती है CFT। CFT एक्सप्लेन करती है कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन को। अब ये CFT क्या चीज़ है भाई, आप पूछेंगे सर इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती है कि क्यों ये एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बात करती है स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल के बारे में। ये CFT किसके बारे में बात करती है, ये बात करती है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल, कि डी सबशेल जो है ना वो स्प्लिट हो जाता है, डी सबशेल स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जैसे कि मिसाल के तौर पे लेट से कि ये डी सबशेल हमारे पास है, अगर मैं एक डी सबशेल को ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास डी सबशेल है, ठीक है ना, 5 ऑर्बिटल्स इसके अंदर है, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये हमारे पास डी सबशेल है। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि ये डी सबशेल जब इस पर रोशनी पड़ती है, जब इस पर रोशनी पड़ेगी तो ये डी सबशेल क्या होगा, ये 2 पार्ट्स पे स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट डाउन हो जाएगा, 2 पार्ट्स पे स्प्लिट हो जाएगा। तो कहने को 2 ऑर्बिटल इस तरह से ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर जो है वो 3 ऑर्बिटल जो है वो उसके नीचे आ जाएंगे इस तरह से। मतलब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ऐसे करके वो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल यहाँ आ गए और 3 ऑर्बिटल यहाँ आ गए। अगर एनर्जी की बात की जाए, अगर हम कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो ये एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, मान लेते हैं कि ये एनर्जी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि उसकी लो एनर्जी है और इसकी हाई एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है। अगर हम ग्राफ की सूरत में प्लॉट करते हैं उसको, इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है जो 3 में बनते हैं ना, इनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स। ये T2G ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और इनको हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड EG ऑर्बिटल्स। इनकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, लाइक ना कि भाई EG को क्या कहते हैं, उन्होंने बस एक वर्डिंग्स दी हुई है। इनकी T2G और EG में फुल फॉर्म कुछ नहीं आती है उसकी, बस इनका नाम होता है T2G ऑर्बिटल, इनका नाम होता है EG ऑर्बिटल। इनकी कम एनर्जी होती है और इनकी हाई एक एनर्जी होती है।
और इस तरह से डी सबशेल 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब होता है क्या, देखो कलर थ्योरी के बारे में अगर आपने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ आपको किसी कलर की दिख रही है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। लेट्स से मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर एक मैं सर्किल बेटा ड्रॉ कर रहा हूँ और ये सर्किल आपको रेड कलर की दिख रही है, तो उसके रेड दिखने की वजह पता है क्या है, इस पर जो रोशनी पड़ रही है इस एनर्जी सेवर से निकलती हुई, एलईडी से निकलती हुई, या जो विंडो से रोशनी आ रही है जो जाकर इस पर पड़ रही है, तो क्या हो रहा है कि इस पर हर तरह की रोशनी, वाइट लाइट पड़ रही है। और वाइट लाइट जो आपको पता है 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है, तो उसमें 7 में से 3 तो प्राइमरी कलर होता है, रेड ग्रीन ब्लू, इनकी बात करते हैं। तो देखा जाए तो उन पर तीनों रोशनी आकर इसके ऊपर पड़ रही है, इस रेड सर्किल के ऊपर रेड भी पड़ रही है, ग्रीन भी, उसको RGB कहते हैं ना, RGB कलर, रेड ग्रीन ब्लू, 3 कलर्स की रोशनी है, प्राइमरी कलर्स होता है रेड ग्रीन ब्लू, 3 रोशनी इस पर पड़ रही है। अब कर क्या रहे, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, इसके एटम्स कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, है ना, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं और बाकी कुछ एनर्जी और बाकी रेडिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये हमारे पास ग्रीन और ब्लू को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जब ग्रीन ब्लू को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और इसकी वेवलेंथ होगी, उन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ एनर्जी को ये रेडिएट कर दे रहा है। और जो जिस वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट करेगा वो किस कलर की होगी भाई, रेड कलर की होगी। अगर ब्लू और ग्रीन अगर ये एब्जॉर्ब करेगा तो रेड को क्या करेगा, ये एमिट कर देगा, रेडिएट कर देगा। अच्छा, ये रोशनी, ये कलर नहीं रेडिएट कर रही, एक एनर्जी, एक लाइट एनर्जी ये निकाल रहे हैं जिसकी एक मखसूस वेवलेंथ है, और वो लाइट एनर्जी निकल कर आपकी आंखों पे जाकर आ रही है, हम सब की आंखों में टकरा रही है। हमारे आंखों के आगे जो कॉर्निया है वो उसको रिसीव कर रहा है, और वो रिसीव करने के बाद आंखों में जब टकरा रही है तो हमारी आंखों के बैक साइड पर एक रेटिना है, रेटिना पढ़ा होगा बायोलॉजी में, रेटिना कलर सेंसेशन देता है, कलर सेंसेशन देता है। उसी रेटिना की वजह से आपको कलर्ड फील होती है, अलग वेवलेंथ के बीच डिस्टिंग्विश करता है वो। कैट्स के अंदर, बिल्लियों के अंदर रेटिना नहीं होता, कैट्स के अंदर, दैट्स वाई कैट्स को दुनिया जो है ना ब्लैक एंड वाइट दिखती है, कैट्स कलर के बीच में नहीं कर पाती फ़र्क। बिल्लियाँ जो होती हैं, बिल्लियों को सारी दुनिया ब्लैक और वाइट दिखेगी, चूँकि रेटिना ही नहीं है। और इंसानों में और बाकी जानवरों में अल्लाह ताला ने रेटिना रखा है जो कलर सेंसेशन देता है, हम हर कलर को देख पाते हैं, रंगीनी देख पाते हैं इस दुनिया की। तो बैक साइड पे जो रेटिना होता है ना वो आपको कलर सेंस करके बता रहा होती है रेड कलर है, चूँकि इससे जो वेवलेंथ निकल रही है वो इस एक इमेज की निकल रही है। तो बजाते खुद कलर यहाँ नहीं है, कलर हमारा जहन हमें शो कर रहा है, कलर जो है ना वो हमारी आंखें जनरेट कर रही है, हमारा दिमाग जनरेट कर रहा है, ये तो वेवलेंथ सिर्फ निकल रही है इसके अंदर से। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं बेटा इस तरह से कि इस तरह से ग्रीन सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो हुआ क्या है, इसमें भी जो है रोशनी पड़ रही है ना भाई, इसमें भी रेड ग्रीन ब्लू 3 तरह की रोशनी पड़ रही है। अब कर क्या आ रहा है बच्चों कि ये रेड और ब्लू को तो क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और जो ग्रीन को क्या कर दे रहा है, एमिट कर दे रहा है इस वेवलेंथ की रोशनी को, और हमारी आंखें इसको जो है वो ग्रीन दिखा रही हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक ब्लू सर्किल ड्रॉ कर दूँ, ब्लू सर्किल, और इस पर भी यही 3 रोशनी पड़ रही है, खिड़की से आती हुई रोशनी, सूरज से आती हुई तीनों रोशनी RGB इस पर पड़ रही है। कर क्या आ रहा है कि ये हमारा ग्रीन और रेड को एब्जॉर्ब करके ब्लू कलर को क्या कर दे रहा है, एमिट कर दे रहा है, तो हमें ब्लू कलर मिल रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक जो है ना वो लाइक ब्लैक सर्किल ड्रॉ कर दूँ, ब्लैक सर्किल ड्रॉ कर दो। अब ब्लैक का क्या मतलब होता है पता है, तीनों कलर इसमें जाकर, रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर जाकर इस पर जा रहे हैं, और ये तीनों ही कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ रेडिएट नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ कलर। रंग का ना होना कालापन है, ब्लैक इटसेल्फ कोई कलर नहीं होता, चूंकि इसको रेडिएट ही नहीं कर रही रोशनी। ब्लैक बॉडी अब पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है हमेशा, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस वगैरह। इसलिए गर्मियों में काले कपड़े हम नहीं पहनते अक्सर, चूँकि वो फिर ज़्यादा हीट अप होता है, चूँकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऐसे ही होता है ना भाई, काला रंग एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एक और देखें ज़रा, ये सर्किल वाइट कलर का है, वाइट सर्किल दिख रही है आपको। अब ये वाइट क्यों दिख रहा है पता है आपको, चूंकि ये जब रेड ग्रीन ब्लू जब तीनों इस पे टकरा रहे और तीनों में से किसी को भी, रेड ग्रीन ब्लू इसमें से तीनों को ही क्या कर दे, रेडिएट कर दे रहा है ये। तो ऐसी लाइट रेडिएट कर रहा है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू तीनों कलर है, और आपको पता है कि तीनों कलर मिक्स होते हैं तो पता है क्या बनता है, बचपन में पता होगा, वाइट कलर फॉर्म होता है। तीनों कलर को वेन डायग्राम से बना रहे होते थे ना, मिलाकर बीच में वाइट आ रहा होता है, ठीक है, ये वाइट कलर बन रहा होता है। तो वाइट कलर कब बनता है, जब सारी एनर्जी रेडिएट हो जाती है। और इसलिए वाइट कपड़े जो होते हैं ना, जो लाइट रंग के कपड़े होते हैं, उसमें गर्मी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो सारी एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, कि एब्जॉर्ब कुछ भी नहीं करता है। ये पूरी कलर थ्योरी है, फिजिक्स के अंदर आती है पूरी। तो कहने का मकसद कि कलर जो है वो किस वजह, अच्छा ये तो ब्लैक और वाइट तो हम छोड़ दें, ये जो कलर्स है ना किसकी वजह से हमारे पास आ रहे हैं। अब देखो, अब जैसे कॉपर है, यहाँ पर कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2। कॉपर वैसे क्या होता है, 4s2 होता है और 3d10 होता है, सॉरी 4s1 होता है और 3d10 होता है,
सही है बच्चों। अब कॉपर का +2 आइन यहाँ पर है, क्यूप्रिक आइन, तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक 4s से निकल जाएगा और 3d से निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लेते हैं ये कॉपर +2 आइन की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, चूँकि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ऐसे करके 9 इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, ये D9, तो ये स्प्लिट हो गया। और दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, हम जानते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ आ रही है, उसको हम लोग डेल्टा नॉट से इससे शो करते हैं। डेल्टा नॉट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन T2g एंड Eg ऑर्बिटल। अब होगा क्या कि जैसे ही इस पर रोशनी पड़ेगी, रोशनी पड़ने से क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगी। रोशनी पड़ने से क्या होगा, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन किसे कहेंगे भाई हम, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो T2g ऑर्बिटल से लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर आएंगे। जरा देखो, अब T2g से भी कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और निकल कर ऊपर जो खाली है ना, इस पर फिलअप कर देगा। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी ऐसा होगा। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो कौन सी सूरत में कर रहा होगा, रेड और ग्रीन, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। लेकिन ये ज़्यादा देर तक यहाँ रुकेगा नहीं, माइक्रो सेकंड्स, बहुत ही छोटे वक्त के लिए यहाँ पर रहेगा ये, और फ़ौरन से क्या होगा, दोबारा से अभी एक्साइटेड स्टेट पे आ गया ना, एक्साइटेड से वापस ही ग्राउंड स्टेट पे आएगा। और जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और कौन सी वेवलेंथ रेडिएट करेगा, उसके रेसिप्रोकल, उसका उलट। जैसे रेड और ग्रीन वाली वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब की थी ना, तो रेडिएट कौन कर देगा, कौन से कलर की कर देगा, ब्लू कलर के रेडिएट कर देगा। दैट्स वाई ये सर्किल आपको ब्लू दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि ये इंक जिस भी कंपाउंड से बना होगा ना, मुझे पता है इसके अंदर कॉपर +2 आइन होंगे, इस ब्लू मार्कर के जो इंक है इसके अंदर। अब जब से रोशनी पड़ रही है, तो रोशनी पड़ रही है तो क्या हो रहा है कि रेड और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है ये, और ऊपर जा रहा है। फिर जब वापस आ रहा है ना एक्साइटेड से ग्राउंड में, तो क्या कर रहा है, ब्लू की वेवलेंथ खारिज कर दे रहा है, और आपका आँख इसको ब्लू दिखा रहा है। सही है, इसलिए कॉपर सल्फेट आपको ब्लू लगता है। यही चीज़ ना NaCl के अंदर एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती है, क्योंकि डी सब होना ज़रूरी है ना। अब NaCl में तो होता ही नहीं है, दैट्स वाई वो कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं करता। जितनी रोशनी NaCl में पड़ती है वो सारा का सारा रेडिएट कर देता है, क्योंकि स्प्लिटिंग नहीं होती है ना कोई भी। दैट्स वाई हमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के कंपाउंड वाइट कलर के दिखते हैं, सफ़ेद रंग के दिखते हैं। और एक और बात याद रखना कि जिंक के जो कंपाउंड होंगे, जिंक के कंपाउंड ये भी कैसे होंगे पता है, जिंक के कंपाउंड भी वाइट होंगे। रीज़न आप जानते हैं क्यों, चूँकि S2D10 है। अब D जब 10 हो जाएंगे तो फुल फिल्ड हो जाएगा ना ये, और जब फुल फिल्ड हो जाएगा तो T2g से Eg ऑर्बिटल में ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होगी। नो डी ट्रांजिशन विल बी पॉसिबल इन द केस ऑफ जिंक। दैट्स हम कह सकते हैं जिंक जो है वो वाइट कंपाउंड बनाते हैं। अब जिंक का कंपाउंड जिंदगी को कभी भी देखना उठा के, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, सबका रंग क्या होता है बेटा, वाइट होता है। और वाइट होने की वजह क्या है, चूंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है, डी सबशन। दैट्स वाई सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो। ये बाकी सब कोई ना कोई कलर के कंपाउंड बनाएंगे। मैग्नीज आपको पिंक कलर का कंपाउंड बना होता हुआ दिखेगा, फेरस सल्फेट आपको लाइट ग्रीन मिलता है, फेरिक क्लोराइड आपको रेडिश ब्राउन मिलता है, निकल का कंपाउंड आपका ब्राइट ग्रीन होता है, कॉपर का कंपाउंड आपका लाइट ब्लू होता है। इसी तरह से आप और कोबाल्ट के कंपाउंड आप देखेंगे तो डार्क पर्पल कलर का आपको मिलेगा। ये आप सेकेंडरी के प्रैक्टिकल में जब खड़े होंगे कॉलेज के अंदर, आपको हर कलर के कंपाउंड टीचर दिखाएंगे। रोज़ाना जाएंगे और एक रंगीन कंपाउंड सामने रखा होगा, टीचर बोलेंगे टेस्ट ट्यूब में मिलाओ, फला फला मिलाओ, फला फला कलर बनाओ। तो वो आप देखना, उस वक्त याद रखना कि ऐसा कलर क्यों आ रहा है, कोई ना कोई डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। बात समझ में आ रही है।